दरोगा का एक सेट सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो 1828 के अंदर इनका स्थापना किया गया था। इसमें क्या था, ये सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया एक संगठन था। पहले ब्रह्म सभा भी कहते थे इसको, बाद में ये ब्रह्म समाज हो गया। इसके नेता केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर भी इससे जुड़े हुए थे। अब आगे 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो, कर्नल वाइट। तो 1855 में जो संथाल आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व दो भाइयों ने किया था। सिंधु एवं कानू नाम था, सिंधु मुर्मू एवं कानू मुर्मू। और उन दोनों भाइयों ने नेतृत्व किया था राजमहल के पहाड़ियों से, ये सब उसी इलाके में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है मेजर बारो को, वो नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना को, उन्हीं को इन्हों लोगों ने हराया था। और ये जो आंदोलन था मुख्य रूप से जो बाहर के दिक्कू लोग और अंग्रेजी और महाजनों के शोषण के खिलाफ ये था। जो महाजन पैसे देकर शोषण करते थे, ज़्यादा ब्याज वसूलते थे, बाहरी लोगों से इनको दिक्कत था, और अंग्रेज़ों के शोषण के नीतियों के कारण ये विद्रोह हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसको बताना है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। आपको बताना है कि कब शामिल की गई थी। तो 1857 में तो विद्रोही हो गया था, तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। तो इसका ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1856। अब चलते हैं अगले सवाल पर। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। तो इसको ध्यान रखना है। बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, 6 साल के उम्र में रामकृष्ण परमहंस से उनकी शादी हो गई थी। 1899 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का जब भी बात आए तो उससे बिरसा मुंडा जुड़े हुए थे। और इनका विद्रोह किस लिए था? सेम वही, बाहर के लोग यहाँ आ गए थे, अंग्रेज़ों का शोषणकारी नीति था, जो उनके ज़मीनों, आदिवासियों को उनके ज़मीनों से हटाया जा रहा था। जंगल कानून ला दिया गया था, ज़मीनों पर, खेती के कई ज़मीनों पर प्रतिबंध लगाए दिए गए थे, कई जगह पर आदिवासियों को घुसने से मना कर दिया गया था। इसी वजह से ये आंदोलन चला था। तो बिरसा मुंडा इसके नेता थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एन जी रंगा, पीसी जोशी। तो ये जो थे सबसे पहले किसान नेता का भी जब भी बात आए तो स्वामी सहजानंद का याद रखना है नाम। ये स्वामी सहजानंद पहले बिहार किसान सभा बनाया, बाद में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा बना लिया। अब चलते हैं आगे। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये तो आपको याद रखना, ये अपना ही बिहार था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश क्या था? इसकी जो रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों के ऊपर जोर दिया था। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, बहुत ज़्यादा कर्मकांड का विरोध था। उन्होंने जो पुराने वैदिक धर्म थे उसकी स्थापना पर जोर दिया था। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक बात याद रखना है, अनुशीलन समिति सीखने से लग रहा है कि कोई अच्छा सा संस्था होगा, लेकिन ये 2-3 तरह की संस्थाएं होती है। धार्मिक संस्था होती है, सामाजिक संस्था होती है, राजनीतिक संस्था होती है और एक क्रांतिकारी संस्था होती है। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी। ये सब छोड़ देना है। नारी उत्थान के प्रति समर्पित नहीं, विधवा और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाले, ये सब वो जो ऊपर वाले थे वो सब करते थे। मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाले, ये भी ऊपर वाले जो किसान वाले थे वही करते थे। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। अब चलते हैं आगे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित थे, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो इन्होंने कहा था सर सैयद अहमद खान ने, और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध भी किया था। तो और उन्होंने एक संगठन भी बनाया था, यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन, जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस का जो आंदोलन है उसको खत्म करना, निष्फल करना। चलिए आगे चलते। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति
किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड लिटन। तो ये जो सुरक्षा प्रकोष्ठ के ना, रिंग ऑफ फेंस भी इसको बोलते हैं, रिंग ऑफ फेंस। क्या है ना, मान लीजिए ये अंग्रेजी राज है, तो इसके पीछे एक बफर स्टेट वो बनाते थे, और आक्रमणकारी जो इनके दुश्मन थे तो इधर रहते थे। कहने का मतलब अगर ये इनका स्टेट होता था, ये राज्य है, तो इसके अगल बगल के राज्यों से ये समझौता करते थे और बाहर के आक्रमण को पहले इनके ऊपर आने देते थे, तो और तब अपने ऊपर लेते थे। तो इसी को रिंग ऑफ फेंस बोला गया, इसको बफर स्टेट कहते थे, जो बीच में स्टेट रहता। तो क्या करते थे, अपने पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राजाओं से समझौता करते थे कि हम आपको सैनिक दे रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आप उसका खर्च वहन कीजिए, जब आप पर हमला होगा तो हमारे सैनिक लड़ेंगे, खर्च आपको ही वहन करना है। तो यही था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। वारेन हेस्टिंग से संबंधित, ये ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ट्रेड की बात हो रही है, ध्यान रखना है। किसान का बात होगा तो सहजानंद, और ट्रेड की बात होगी तो लाला लाजपत राय, वी गिरी, S.A. डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसका ध्यान रखना है, ये लाला लाजपत राय थे। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड दोनों से वार्ताएं की? तो आपको ध्यान है कि क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 के अंदर, जब भारत छोड़ो आंदोलन का चल रहा था कार्यक्रम ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस समय की बात। तो उस समय अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, C राजगोपाल। तो अबुल कलाम आज़ाद ने इनसे बात की थी। और बाद में बैबल योजना भी, बैबल प्लान 1945 में आया। ये दोनों के समय में अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ये ध्यान रखना है, बैबल प्लान के समय भी, और ये अभी जिसका नाम लिया क्रिप्स मिशन के समय। क्या था ना, क्रिप्स जेथो स्टोफर्ड किस नाम था इनका? ये उस समय विंस्टन चर्चिल की सरकार थी इंग्लैंड में ना, तो विंस्टन चर्चिल सरकार में ये श्रम मंत्री थे, और इसी के नेतृत्व में आए हुए, इन्हीं के नेतृत्व में वो आया था क्रिप्स मिशन भारत। तो दोनों से अबुल कलाम आज़ाद ने बात किया। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? क्रमशः 74 एवं 79, 71 एवं 147, और क्रमशः 80 और ये। तो इसके लिए आपको, जैसे ही आप पूना पैक्ट पढ़िएगा ना, गांधी और जो अपने अम्बेडकर जी के बीच में हुआ, तो आपको पता चल जाएगा ये 71 और 147 थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, बेंजामिन मैकडोनाल्ड। अभी हम आपको बता रहे थे कि स्टेफोर्ड क्रिप्स कब आए थे? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। वो किसके सरकार में थे? विंस्टन चर्चिल की सरकार में श्रम मंत्री थे। तो आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, वालचंद हीराचंद। तो ये बस ये ध्यान रखना है, जमनालाल बजाज। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 में जो हुआ था, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी अध्यक्षता की थी अपने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। देवबंद के उस व्यक्ति का, विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे ना, ये जुड़े हुए थे अपने देवबंद से। तो याद रखने को ध्यान, जानकारी का बात है ये, अबुल कलाम आज़ाद। मक्का में जन्म हुआ था इनका, मक्का में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? AIT, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई है 1920 ईस्वी में। कौन थे? लाला लाजपत राय थे इसके अध्यक्ष, है ना, जबकि इसके जो निर्माता थे वो MN जोशी थे शायद। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में स्थापना हुआ। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? चलिए ये बताना है, ये अक्सर आता है सवाल। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर घोष ने की, इसको ध्यान रखने का बात है ये। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने से किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि। तेज बहादुर सप्रू थे
गांधी इरविन समझौता का वीडियो हम बना देंगे, आप देख लीजिएगा। इसमें गांधी इरविन समझौता क्या सभी टॉपिक का ना जो हमको लगेगा लगभग सारे टॉपिकों का हम छोटा छोटा वीडियो बना के ठीक से समझा के डाल देंगे। फिर है ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये जो अपना गोलमेज सम्मेलन विफल होने के बाद प्रथम है ना 1931 में ये हुआ था। और इसमें यही सब समझौता किया गया था कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ देंगे, जो आंदोलन में असहयोग में शामिल थे उनका सामान वापस करेगा, केस वापस करेगा, जो नौकरियां छोड़ दी है उनको नौकरी वापस दे दिया जाएगा, यही सब समझौता था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष जी ने यह किया। एक ICS अधिकारी बनते अगर ये घुड़सवारी पास कर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, घुड़सवारी में फेल हुए तो अरविंद घोष IAS नहीं बन पाए, बाद में संत बन गए और अपना एक आश्रम बना लिया, इसलिए इनका निष्क्रिय विरोध माना जाता है। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था? अभी के लिए बस ये याद रखें कि लीडर नाम का जो अखबार था ना, लीडर, आप नेता समझ आइए, उदारवादी लीडर नाम का अखबार। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। एक में क्षेत्र दिया है और एक में आपदा दिया हुआ है, मिलान करना है। बाढ़, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि बाढ़ कहाँ आएगी, जो निचला इलाका है और जो मैदानी इलाका है वहीं बाढ़ आएगी। भूकंप कहाँ आएगा? जो ज़्यादातर अपना भूकंप आता है वो अस्थिर भूमि पर आता है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आएगा। और सूखा कहाँ पड़ेगा? पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों के ठीक नीचे, क्योंकि वहाँ पानी के साथ ठीक एक तरफ से पानी तो बहुत पड़ेगा, दूसरी तरफ पानी नमी वायु में नहीं रहेगा, इस वजह से वहाँ सूखा पड़ेगा। और चक्रवात कहाँ आएगा? चक्रवात वहाँ आएगा जहाँ हवा का दबाव में फ़र्क आए। तो चलिए मोटा मोटी समझ लिए, और बेसिक चीज़ समझना है कि कौन चीज़ किसकी वजह से होता है, वो उसके पीछे का कारण समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर देना है। तो बाढ़ हमेशा कहाँ आएगा? बाढ़ आएगा ये इस क्षेत्र में, मैदानी कोई क्षेत्र है क्या? उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र मैदान, तो बाढ़ आएगा 3, 1 का 3। भूकंप कहाँ आएगा? पहाड़ वाला क्षेत्र जो होता है वो अस्थिर होता है। तो इसका आंसर आएगा भूकंप आएगा जहाँ पहाड़ी इलाका है, हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में, इधर आएगा। ये बाढ़ आएगा अपना 3, भूकंप 2। सूखा कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, ये तो बाढ़ आएगा यहाँ नीचा इलाका, मध्य एवं पूर्वी भारत। सूखा पड़ेगा मध्य एवं पूर्वी भारत में, क्योंकि पहाड़ का ये दूसरा उल्टा वाला क्षेत्र है। तो 4। चक्रवात कहाँ आएगा? हवा का दबाव समुद्र तट के किनारे वाला मामला, तो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। आप सुनते होंगे उड़ीसा में अक्सर आते भी रहता है। तो 3, 2, 4, 3, 2, 4, ये 1, 3, 2, उत्तरी लिखने में गलती हो गया। भूकंप का हिमालय 1, 3, 1, 4, 2। चलिए देखते हैं कहाँ 3, 1, 4, 2 बी होगा इसका आंसर, बी। आगे चलते हैं। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। क्या मनन करना भाई? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तृत भाग है। हाँ। कश्मीर घाटी की संरचना एक सम अभिन्नति से हुई है। गंगा मैदान की संरचना एक अग्रग्रत से हुई है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो ए होगा। अब आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? चलिए तो आंसर बताया जा सकता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। कहाँ भारत में सर्वाधिक अभ्रक इनमें से कहाँ आएगा? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, 26 का बी। अब आगे चलते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग से ऐसे अवस्थित स्थिरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी तट पर सारे लौह वाले जो हैं अक्सर इस्पात संयंत्र लगाएं, इसका कारण क्या है? पश्चिमी तट क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम तकनीक का लौह निष्पेषों का मिलना,
तथा कुछ क्षेत्रों में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र से लौह अयस्क अंतर्राष्ट्रीय मांग की कमी, स्पंज लौह तकनीक को अपनाया जाना। तो इसका जो उत्तर है वो आपको बताना है। तो ये क्या है ना, यहाँ आसपास में देखते होंगे कि उपलब्धता, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा उत्पादन के संबंध में हम लोगों को बताना है कि क्या सही है। गत दशक में भारत ने ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुए। विश्व के प्रति ऊर्जा उपभोग में भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोतों का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग। ये तो कॉमन आंसर है, कहीं भी रहे तो प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग। सबसे छोटा दिन कब होता है? चलिए, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, ये तो अक्सर पूछा जाता है छोटे छोटे परीक्षाओं में, कभी कभी सब में पूछते हैं। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। आपको बताना है सबसे छोटा दिन कब होता है। 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल। तो ये 22 दिसंबर को। सूर्य ग्रहण तब होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? ये कॉमन सेंस का सवाल है। जब सूर्य पृथ्वी से नज़र नहीं आए तो सूर्य ग्रहण हो गया। जब चंद्रमा पृथ्वी से नज़र नहीं आए तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा के बीच में हो, चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, तो आपको ये बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य, चौथा है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखा में होता था। बृहस्पति उस रेखा में नहीं तो भुला जाइए, क्या है दिया हुआ, इसको तो काट ही दीजिए। बाकी 3 में अनुमान लगाइए कि क्या है। तो जब चंद्रमा बीच में होगा तब अभी बताए कि जब नज़र नहीं आए तो ग्रहण लग गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इजराइल की अभिनष्ट सीमाएँ हैं। यह है हालांकि पुराना सेट, लेकिन ये काम आ सकता है क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकवादियों हमास के से साथ चल रहा है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ इजराइल की अभिनष्ट सीमाएँ हैं। लेबनान, सीरिया, टर्की और जॉर्डन। लेबनान, टर्की, जॉर्डन, मिस्र के साथ। लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ। आपको बताना है कि अभिनष्ट सीमाएँ, जो सीमाएँ लगती है किसके किसके साथ, इजराइल का लगता है। तो लेबनान के साथ लगता है, लेबनान सबसे ऊपर है, फिर सीरिया लेबनान के ठीक नीचे है, ये भी लगता है। जॉर्डन ये भी ठीक बगल में, जॉर्डन से भी युद्ध हो चुका है इसका, सीरिया से भी हो चुका है, लेबनान से भी हो चुका है। मिस्र अभी जिस जहाँ बॉर्डर लग रहा है, राफा बॉर्डर, ये मिस्र के साथ ही लगता है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो आंसर होगा ए। अब चलते हैं आगे। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 क्षेत्रफल से 2400 मीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर दोनों के मध्य से गुजरता है। हिंद महासागरीय दोनों में फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर दोनों में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो इसके लिए तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा और पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है सी, डॉल्फिन चैलेंजर कटक। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो ऐसे ही समझ लेना है। अपना जो जल तरंगे, ज्वार वगैरह जो आते हैं, ज्वार भाटा, वो चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। देखिए, सूर्य से इसलिए नहीं होता कि सूर्य बहुत बड़ा है, उसकी क्षमता भी ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए चंद्रमा के कारण ऐसा होता है। रेलमार्गों को सूची एक तरफ रेल मार्ग है और दूसरी तरफ नीचे समुद्र जोड़ने वाला क्षेत्र, जोड़ने वाला स्थान है। कौन सा रेल मार्ग किसको जोड़ता है? तो इसको बताना है ना। 34। चलिए, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ता है, किसको जोड़ता है। इसको अब पढ़िए और बताइए। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग, पेरिस इस्तांबुल ट्रांस एशियन मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस। तो ये यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, पेरिस से वर्षा। ये तो याद रखने की बात है, समझने का क्या है। बी, ब्यूनस आयरस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लेनिनग्रादी। साइबेरिया कहाँ है? रूस का इलाका है, रूस में ही लेनिनग्राद शहर है। तो कॉमन सेंस से आपको याद रहेगा। ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस से इस्तांबुल, ये याद रखने का चीज़ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान क्या है? हमेशा याद रखना, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए जो ध्रुव होगा वो नज़दीक होगा। ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। मकर रेखा, कर्क रेखा, इसे भूल जाइए। भूमध्य रेखा सबसे दूर होगा और सबसे नज़दीक उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए सबसे नज़दीक होगा केंद्र से।
और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे दूर भूमध्य रेखा होगा। अब चलते हैं आगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक वही होगा जो इसने स्थापना किया, मोहम्मद गौरी। गौरी का गुलाम था, पहले दास वंश कहते थे इसको, बाद में गुलाम वंश कहना जाने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। ये इल्तुतमिश और बलबन इसी गुलाम वंश के हैं, लेकिन संस्थापक ये या प्रथम शासक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र, मक्खी गफूर, राणा रतन सिंह नहीं, रामचंद्र देव। अब चलते हैं आगे। सभी भक्ति संतों में मध्य एक समान विशेषता है कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जो उनके भक्त समझते। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। भक्ति संत में क्या किया ना, इन्होंने सबसे मेन लोकल स्थानीय भाषा में प्रवचन लेखन लिख शुरू किए। कोई पाली, कोई अवधी, है ना, जो भी जिनका था लोकल, वहीं के भाषा का इस्तेमाल करके किए। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का काल माना जाता है? तो ये 1951, 1991, 2001, 1921। इससे पहले क्या था ना, आप ध्यान रखिएगा कि महामारी वगैरह आता था, हमारे पास सुविधा उतना नहीं थी, अंग्रेजी शासन में तो लोग मरते बहुत ज़्यादा थे, तो इसमें अधिकतर समय बहुत कम वृद्धि दिखता था। लेकिन 21 के बाद जब जनसंख्या वृद्धि देखा गया तो 5%, तो कभी 10% के दौर से बढ़ने लगा। तो 1921 जनसंख्या विभाजन का काल है। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप हमारा वीडियो डला हुआ है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बेसिक की कैसे ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद तो छोड़िए, कैसे ध्यान रखना है कि कहाँ आएगा। तो सबसे पहले क्या था, संघ राज्य क्षेत्र का था कि कैसे होगा, फिर नागरिकता के बारे में था, फिर था मूल अधिकार। तो ये मूल अधिकार की श्रेणियों में ही प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार आता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार के बारे में बात करता है। तो इसमें कौन सा आएगा आपको बताना है। चलिए, तो ये पूरा याद करना है आपको। और अनुच्छेद 19 जो है आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, ये 19। अब चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसके लिए सीधे सीधे है, भारत के राष्ट्रपति को ना अनुच्छेद आर्टिकल 61 में है, महाभियोग लगा के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया। अब चलते हैं आगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने चाहिए, 2, 10, 12, 15। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 है ना। राज्यसभा, लोकसभा में 2, 2 कौन? एंग्लो इंडियन। तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा में 12। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का इसमें से कोई नहीं, केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के विषय में नहीं है? तो याद रखना है, अपने यहाँ 3 सूची है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ में केंद्र वाले आते हैं, सारे सेंट्रल का मामला, राज्य में सारे स्टेट मामला, समवर्ती वैसे है जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, ये दोनों का मामला है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन समवर्ती सूची का विषय है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो ये शिक्षा आएगा इसका आंसर, दोनों का विषय। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, और स्कूल में पाठ्यक्रम भी स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाती है, तो शिक्षा दोनों का विषय है। इस बात को आपको याद रखना है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कहीं का भी राज्यपाल हो उसकी नियुक्ति हमेशा ही राष्ट्रपति करेंगे। तो इसका आंसर राष्ट्रपति होगा। पहले क्या था, सदर रियासत बोलते थे, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया, और वहाँ की विधानसभा नियुक्त करती थी सदर रियासत को। बाद में सदर रियासत थी, राज्यपाल हो गए और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष बाद पूजा करने की अनुमति मिली? चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये और कौन होगा? ये अपना पाकिस्तान। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति किसको दिया गया है?
भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, सभी न्यायालय को नहीं दिया गया है। संसद को ये लागू क्या करती है, ये तो कानून बनाती है। उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति को भी इससे नहीं मतलब है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को लागू करने का, अगर कोई गड़बड़ होता है तो उसको देखने का प्राप्त है। इसलिए इसका उत्तर होगा डी। आर्टिकल 72 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका अगर कोई दिक्कत होता है, मौलिक अधिकार को गड़बड़ होता है तो 226 के अनुसार हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट का काम है कि आपको संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का काम है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आपको प्रदान करवाए। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई उसका अध्यक्ष कौन था, ये काफ़ी आमी प्रश्न है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत जीवराव मेहता। तो इसको याद रखना है क्या, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी पंचायती राज के लिए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, पंचायत चुनाव हमेशा ही राज्य सरकारें कराएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश चुनाव आयोग, तो वो राज्य सरकार कराएगी। बस ये समझ लीजिए जिस स्तर का चुनाव है उसके एक स्तर ऊपर के अधिकारी करवाएंगे या एक स्तर ऊपर के राज्य कराएगा। अगर विधानसभा है तो सेंटर का कराएगा, सेंटर का है तभी चुनाव आयोग सेंटर ही कराएगी, है ना, राज्य का, और राज्य कराएगा नीचे का चुनाव। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, ये तो फेमस चीज़ है, 42वां संविधान संशोधन। इसी में आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर हुई थी, तो इसको याद रखना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और क्या, 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ हुआ था, जो भी दिया हुआ है ये राजस्थान नागौर में, बाद में आंध्र प्रदेश में हुआ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश, तृतीय क्षेत्र प्राइमरी क्या होता है ना, कृषि वगैरह जो क्षेत्र हो वो सब प्राइमरी सेक्टर, कृषि वन ये सब प्राइमरी सेक्टर जहाँ उत्पादन होता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जिसका निर्माण और विनिर्माण सेकेंडरी सेक्टर होता है, द्वितीय, और तृतीय सेक्टर होता है सर्विस। तो किसी भी चीज़ का ये सब व्यवस्था बढ़ता है तो तृतीय क्षेत्र बढ़ता है, पहले घटता है फिर तृतीय क्षेत्र बढ़ता है, हमेशा ही बढ़ेगा। पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, गलत, पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, छोड़ देना है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है। आंसर होगा बढ़ता जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है, तो इसके लिए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है अपने यहाँ, CSO, NSO और CSO आपने नाम सुना होगा, तो यही CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो अपने यहाँ राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है वो आपको बताना है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा सेवा है ना, तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा। आर्थिक नियोजन का विषय है ना, इकोनॉमिक, जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी बोले, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं। आर्थिक नियोजन जो है किस श्रेणी में आता है वो आपको बताना है। आर्थिक नियोजन क्या है, समवर्ती सूची का विषय, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की, PC महालनोबिस कोई है इसमें, BN गाडगिल, VKRV राव, PC महालनोबिस, CN वकील। तो इसमें PC महालनोबिस थे, इसमें उद्योगों पर विकास देने के लिए किया गया, उद्योग पर जोर था। फिर दूसरा में उद्योग का और छठा में कृषि पर जोर था पंचवर्षीय योजना में। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस और उद्योगों पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई, तो अभी हम समझा रहे थे आपको, तब तक उत्तर समझना, हम तब तक ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं। तो अभी जो हम समझा रहे थे कि कृषि पर ध्यान कहाँ दिया गया था, आठवीं में। तो नाबार्ड की स्थापना भी, नाबार्ड क्या है ना, कृषि तो मदद के लिए स्थापित किया गया बैंक। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव। तो अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। उसी समय उदारीकरण का, लिबरलाइजेशन का दौर था,
तो जो इसका आंसर होगा, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो इसमें वित्त मंत्री थे वो, तो मनमोहन सिंह होगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी को उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? इसमें निस्संदेह कर्नाटक है। कॉफ़ी कहाँ पाया जाएगा? हमेशा पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी क्या, एकदम पहाड़, जो तिरछा पहाड़ है वहाँ, तो ये कर्नाटक है। लगभग अपने यहाँ 65%, तो यही 60-65% कॉफ़ी यहीं कर देता है। उसके बाद केरल का नंबर है, तब जाके बाकी कोई है। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। अब चलते हैं आगे। निम्न कथनों पर मनन कीजिए और नीचे दिए गए कूट पे सही उत्तर चुनिए। गत सदी में 80 के दशकांत तक औद्योगिक उपभोक्ता एवं उद्योग के मूलभूत उद्योगों की ओर सकारात्मक नीतिकरण में स्पष्ट परिलक्षित होती। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो गत सदी में जो बीत गया पूंजीगत उद्योगों की ओर सकारात्मक नीतिकरण आई। तो इसका आंसर है, आपको ये समझ के लिखना है ना। इसका कोई खास पढ़ के उत्तर नहीं दिया जा सकता है, और इसको पढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा। तो आपको ऐसे ही एक ध्यान रखना है कि इसका जो उत्तर होगा और वो हो, ए सही है किंतु आर गलत। रीजन, स्टेटमेंट सही है पर रीजन गलत। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। पास्चुराइजेशन दूध को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। जो आपके यहाँ दूध का जो पैकेट आता है ना, ये पास्चुराइजेशन से ही होकर गुजरता है। उसमें क्या किया जाता है, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। हाँ, यही किया जाता है। दूध को पहले उस तापमान पर गर्म करेगा, फिर ठंडा कर देगा। इसी को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण है? तो आपको इसमें बताना, फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। करारोपण तो है, उससे पैसा आएगा। फिर सार्वजनिक व्यय, इसको भी कम ज़्यादा करके किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी ठीक है ना। राजकोषीय जो मामला है, सार्वजनिक ऋण, इससे भी ब्याज दर नहीं। फिर है निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो हम लोग जो कर देते हैं ना, प्रत्यक्ष कर की बात हो रहा है। इसमें निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, दान कर। तो इसमें सबसे ज़्यादा निगम कर जो म्यूनसिपल टैक्सेस हम लोग देते हैं, उससे होता है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति की न्यूनतम आय वाला राज्य है। तो ये सब जब भी कोई मामला आवे तो आंख बंद करके बिहार डाल दीजिए। ये 65 का बिहार। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं। हाइड्रोजन के परमाणु संरचना की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिक के रिएक्टर बनने के न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। इनका ना फिजिक्स भौतिक शास्त्री थे, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, इसके लिए नोबेल भी मिला था इनको। ये मूल रूप से जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए फेमस हैं। अब चलते हैं आगे। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के 50% से अधिक मात्रा पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% करता है। इसमें कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन उत्पादन नहीं करता। ये तो सही है कि ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। दूध उत्पादनों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा, अच्छा आंसर अभी आएगा ऊपर, अभी तो ऊपर आएगा। भेड़ की संख्या विश्व में 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात में 2/3 भेड़ मांस, ये भी सही है। तो क्या है आंसर इसका, वो देख लीजिए। उत्तर है इसका डी। अब चलते हैं आगे। लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो ये तो हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर ये कोई लोलक है और इधर घूम रहा है तो इस लेंथ पर निर्भर करेगी। LNGTH लंबाई के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, तापक्रम के ऊपर। आपको ना T = 2π√L/G फार्मूला याद रखना, तो पता चल जाएगा कि L पर निर्भर करता है, G तो फिक्स होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, तब जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या निकलेगा? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है। विद्युत ऊर्जा गति जब, तो ऐसा कोई ऊष्मा की हानि नहीं होगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों का वजन किया जा सकता है, पौधे के रंगों को अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। ये तो एक
प्रिज्म वाला प्रयोग काफ़ी है। वर्ण विक्षेपण जिसको बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण है ना, जिसमें एक प्रिज्म के सामने से प्रकाश को जब गुजराया जाता है तो ये 7 रंगों में बांट जाता है, प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये तो हमेशा चुंबक का मामला हमेशा उत्तर का होता है। आपको ये याद रखना है कि चुंबक का मामला कहाँ का होगा, हमेशा उत्तर का। पीतल में कौन सी धातु में होती है ना, पीतल में कौन सी धातुएं होंगी? तो तांबा और निकल, निकल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनाएगा। तांबा और जस्ता जब मिल जाएंगे तब होगा पीतल। बर्तन बनाने में होता है, मशीन के कोई कोई पूजा बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थों से बना? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो एक तो बात है कि कोई भी जहर बनेगा ना तो उसमें साइनाइड मिला रहेगा, पक्का ही। साइनाइड जो है, जो भी स्पेलिंग हो देख लीजिएगा, साइनाइड हमेशा ही मिला रहेगा। अब इसमें मिला हुआ है पोटेशियम, पोटेशियम साइनाइड। चलिए आगे। विद्युत उत्पन्न करने वाले कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो ये तो फेमस है यूरेनियम। ऊर्जा का स्रोत क्या है? यूरेनियम। बम भी बनता है इससे, और ऊर्जा के लिए भी परमाणु संयंत्र में भी इस्तेमाल होता है यही यूरेनियम एज ईंधन। तैरने के लिए तालाब में, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इस सवाल लग रहा है सही छपा नहीं है, लेकिन त्वचा जो जलता है क्लोरीन के कारण जलता है, तो आंसर क्लोरीन लिख दीजिए। सवाल उतना समझ में नहीं आया। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। इथाइल अल्कोहल, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्योंकि वो क्या है? दारू है, एक तरह का दारू कह दिए, मादक पेय है। तो ध्यान रखिएगा, ए उसका आंसर होगा। इधर है ये, इथाइल अल्कोहल बनेगा। चलिए आगे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाने से, संपीड़ित गैस छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। इसका आंसर होगा बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्या होता है ना, जब गैस फैलता है तो अपने अंदर ऊष्मा का ऑब्जर्व कर लेता है, हीट। अभी जब फैलेगा तो ऊष्मा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो अपने यहाँ का ऊष्मा निकाल देगा। जैसे ही संपीड़ित गैस को छोड़ेंगे खुले में तो वो फैलेगा और फिर ऊष्मा ऑब्जर्व करेगा, तो ये संपीड़ित गैस क्या करेगी? ठंडा करेगी रूम को। तो इसका आंसर जो है वो बी। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को चोरिस करके, अणुओं को दोलित करके। तो इसमें क्या है? तंतु को गर्म करके। तो पढ़ के आपको याद रखने की चीज़ है, जब पढ़ाई करेंगे तो कई जगह ये दिखता है। मिसलेनियस सवाल है जिसको बहुत ज़्यादा समझा नहीं जा सकता, इसको याद रखना है, तंतु को गर्म करके। सोने को घोला जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके लिए क्या है ना, एक अम्लराज होता है, अम्लराज, उसमें ही सोना घुल सकता है। और ये क्या होता है? ये दोनों का मिश्रण होता है, अम्लराज, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मज़ेदार बात यह है कि जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ओस ही होता है, जो कि मानव और मानव निर्मित संरचनाओं, बाकी चीज़ों के लिए, मवेशियों के लिए, जानवर, पशु पर सबके लिए बहुत हानिकारक होता है। अब चलते हैं आगे। तो इसका आंसर है सी, अम्लराज, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों का मिश्रण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को सीधे जलाएंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के में जलेगा तो जो बनना क्या है? सीधे वाटर बनेगा। और क्या? ये रहा पानी, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, H2O बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में तो ये तो आपको सभी लोगों को लगभग को पता होगा, तांबा, चांदी, सोना, लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जल्दी बताएं, जल्दी सोचें आप लोग अपना, जल्दी जल्दी, है ना। आयरन की कमी जो बोलते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी होता है, खून का बहने से आयरन कमता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, पेड़ से, और एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से। आपको बताना है कि एस्पिरिन जो है वो कहाँ से मिलता है। तो एस्पिरिन एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से मिलेगा एस्पिरिन।
इसका उत्तर डी होगा। आइए अब 83 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। देखिए, किसी भी उत्पादन के लिए सभी का ज़रूरत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है वो नाइट्रोजन का होता है। आपको नाइट्रोजन का व्यवस्था करना होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अम्ल वर्षा एसिडिक रेन होती है, तो ये जो हम अभी बता रहे थे अम्लराज ही एसिडिक रेन होता कैसे है? तो ये होता है अपना जो कारखाना वगैरह है, पेट्रोल कोयला जलने से, लकड़ी से, तो प्रदूषण की वजह से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारखाना से निकलने वाला प्रदूषण है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो इसमें तब ठीक मारा हुआ है जी। 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जूल लिख दिया है। छपना था जुलाई तो लिखा गया है जूल। तो बताना है 85 का आंसर क्या है? 20 जुलाई 1858 चौथा ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे मारा हुआ तो पहले से है 9 मई 1858, सही है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशल लिबरेशन आयोग की बैठक में भाग लिया था। 1928 में जब सोशलिस्ट एचआरए का गठन हुआ था, जिसमें भगत सिंह वगैरह शामिल थे, तो उसमें किसने भाग लिया था? बिहार के थे, और उन्होंने 1928 के अंदर उसमें भाग लिया था। आपको बताना है कि वो कौन थे। तो बिहार से थे यहाँ फणीश्वर नाथ घोष। अब चलते हैं आगे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो अधिवेशन वो गया में हुआ है। दो तो अधिवेशन दो जगह होता था, गया में हुआ, जब भी बाकी दूसरा जगह जब होगा, जब पटना में होगा, तो कहीं खास पूछा गया है। ये 1922 वाला गया में हुआ था, तो ध्यान रखना है, ये गया। आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं आगे। मौर्य काल में शिक्षा का सार्वजनिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल के बारे में बात चल रही है, तो वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसमें तक्षशिला होगा। और गुप्त काल में कौन था? नालंदा। तो तक्षशिला मौर्य काल में, इसी में सारे जीवक इसी में पढ़ के निकले। चाणक्य इसी के थे, वो अपने क्या थे? प्रोफेसर। तो ये सब तक्षशिला है। मौर्य काल में तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपको बताना है। मेगास्थनीज कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। उनका पुस्तक कौन सा है? इंडिका। इंडिका असल में पूरी पुस्तक नहीं पाई गई है। हुआ ये था कि इसके कई पन्ने फट चिट गए थे, तो वो कुल मिला के जब पढ़ा गया तो पता चला ये इंडिका का हिस्सा है। तो कौन सा किताब है उनका? इंडिका। चलिए आगे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सबसे आखिरी में जो किया गया था वो कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। तो आपको याद रखना है, उस समय कनिष्क के समय में किया गया था, कश्मीर कुंडलवन। ये याद रहेगा ना, ये बहुत फेमस सवाल है। अब चलते हैं आगे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये विशाख दत्ती। तो लेखना याद रखना पड़ेगा आपको, कोई इसमें समझने बुझने की बात नहीं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त। हर्षचरित क्या है ना? हर्षवर्धन राजा, जो हर्षवर्धन राजा हुआ ना, अंतिम हिंदू राजा बोलते हैं इनको लोग, कुछ लोग। तो इनके एक दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे, जिनका नाम था बाणभट्ट। उन्होंने ही लिखा था हर्षचरित्र। ऐसे खुद हर्षवर्धन भी एक लेखक था, उसने भी रत्नावली और भी कई चीज़ें लिखी है, पर हर्षचरित्र लिखा बाणभट्ट ने। निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो ये तो आपको याद रखने का बात है, और कोई काम नहीं है। कर्मनाशा तो एक है ही, तो एक कर्मनाशा होगा, और एक गंडक और घाघरा है, तो कर्मनाशा वाला होगा ये। बिहार में सिंचाई के संबंध में लिखित कौन सा कथन सही नहीं? बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% सिंचित है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों टिक मारा हुआ है, तो यही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अपने कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में ही है शायद। तो इनका जो जन्म हुआ है, ध्यान रखना है कि कुंडग्राम में हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण, इसका मतलब है कि वहाँ उनका महात्मा बुद्ध का डेथ कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब यही होता है कि डेथ कहाँ हुआ। तो वो हुआ कुशीनगर में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कपिल वस्तु, लुम्बिनी के कपिल वस्तु एक ही जगह है। कुशीनगर में इनका सेवा समाप्त हो गया। सी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये सारनाथ में दिया था। ये तो फेमस सवाल है। यहाँ जन्म हुआ, यहाँ उपदेश दिए, यहाँ ही रहे थे। वैशाली में संबंध भी है इनका। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रथम राजधानी जो था पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवज, राजगिरी, चंपा। तो ये गिरिवज और राजगिरी जिसको बोलते हैं राजगिर, बाद में उदयन ने इसको पाटलिपुत्र कर दिया। उदयन नाम के जो हुए ना राजा, तो पहले राजधानी गिरिवज राजगिर था। अब आइए आखिरी सवाल को देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो ऐसे कहते हैं कि नंदवंश महापद्मानंद ने स्थापित किया था। उसका अंतिम राजा धनानंद था और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उसके गद्दी से हटा दिया था। तो वो थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। तो उत्तर होगा मौर्य। तो ये हो गया आज का सेट, इतना ही था। कोई सवाल हो तो कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। अलग अलग टॉपिक का वीडियो हम बना के बाद में डाल देंगे। जो कोई डाउट होगा तो आप उसके संबंधित वीडियो उससे देख सकते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।